अस्सलाम वालेकुम जी। पार्ट नंबर 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का। ये यहाँ रह गया था, यहाँ से रिज्यूम करते हैं। यह सैलरी हमेशा पाकिस्तान सोर्स इनकम शुमार होगी, चाहे एम्प्लॉय की तैनाती फ़ॉरेन कंट्री में हो। अगर इसकी पेमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करे, मतलब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोई एम्प्लॉय अगर मुल्क से बाहर रह रहा है तो वो पाकिस्तान सोर्स इनकम शुमार की जाएगी। इनकम फ्राम सैलरी के अगेंस्ट किसी किस्म की डिडक्शन की इजाज़त नहीं, नो डिडक्शन। इनकम फ्राम प्रॉपर्टी, इनकम फ्राम बिजनेस और कैपिटल गेंस, इनमें डिडक्शन की इजाज़त है, लेकिन जो है इनकम फ्राम सैलरी उसमें डिडक्शन की इजाज़त नहीं किसी भी किस्म की। इनकम फ्राम सैलरी के बरअक्स लॉस भी सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। जब कोई भी चीज़ की डिडक्शन नहीं की जा सकती तो लॉस भी सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। यानी इनकम फ्राम सैलरी को अर्न करने में अगर कोई लॉस हो गया है तो वो भी सेट ऑफ नहीं किया जा सकता, जो कि वैसे नॉर्मली होता भी नहीं है। अच्छा, चूँकि इनकम फ्राम सैलरी के अगेंस्ट किसी डिडक्शन की इजाज़त ना है, इसलिए इनकम फ्राम सैलरी के हेड में लॉस भी नहीं हो सकता। सैलरी कैश की सूरत में भी अदा की जा सकती है या वसूल की जा सकती है, ठीक है ना। कैश की सूरत में अदा या वसूल, या काइंड या कमोडिटी की सूरत में, यानी सैलरी नहीं दी जा रही, उसके बदले कोई गुड्स दिए जा रहे हैं, या जिस बंदे की जितनी सैलरी बनती थी उसे सैलरी नहीं दी, उसे कोई गाड़ी लेके दे दी है 19 पैसों की, ठीक है ना। तो वो कैश की फॉर्म में भी हो सकती है या कमोडिटी या काइंड की फॉर्म में भी, ठीक है। आगे है सैलरी दो सूरतों में हो सकती है, रेवेन्यू नेचर या कैपिटल नेचर, ठीक है ना। इनके बारे में मैं आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। सैलरी अपने इंग्रेडिएंट्स के एतबार से एक्चुअल भी हो सकती है और नोशनल भी हो सकती है, ठीक है ना। रकम के लिहाज से भी एक्चुअल और नोशनल हो सकती है, ठीक है ना। एक्चुअल भी हो सकती है और जो शो की जाती है नोशनल वो भी हो सकती है। आगे है, अगर प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट से कोई मुआवजा मिले, यानी पास्ट एम्प्लॉयर से कोई मुआवजा मिले, तो ये भी सैलरी कहलाएगा। अच्छा, यानी पास्ट एम्प्लॉयर से कोई चीज़ मिल रही है, पेंशन वगैरह या कुछ मिल रहा है, तो वो भी जो है ना सैलरी कहलाएगा। अब ये पेंशन को अभी अभी इसी पार्ट में मैं डिटेल में बता दूंगा कि पेंशन वैसे फुल एग्जाम्प्ट होती है, किस किस कंडीशन में जो पेंशन जो है ना टैक्सेबल होती है, अभी पता लग जाएगा आपको। फ्यूचर एम्प्लॉयर से मुलाजमत ज्वाइन करने की वजह से पेश की कोई मुआवजा दे तो ये भी सैलरी होती है। मतलब कोई नई कंपनी हम ज्वाइन करने लगे हैं और उस ज्वाइनिंग के वक्त अगर हमें कोई सैलरी दी जा रही है तो वो भी जो है सैलरी में ऐड होगा, या कोई बेनिफिट दिया जा रहा है तो वो सैलरी में ऐड होगा। अब है फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट, यानी सैलरी में भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, सैलरी पास्ट में भी हो सकती है, प्रेजेंट फ्यूचर, और इसी तरह जो एम्प्लॉयर में भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ठीक है ना। सैलरी पास्ट की भी मिल सकती है, यानी पास्ट में आपने कोई काम किया था उसकी सैलरी अब आपको मिल रही है, या प्रेजेंट अभी जो काम कर रहे हो उसकी सैलरी आपको मिल रही है, या ये कि काम करोगे उससे पहले आपको जो है ना, यानी काम आपने कर लिया है और उसके बाद फ्यूचर में आगे कुछ महीनों में जाके आपको सैलरी मिलेगी। तो सैलरी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी हो सकती है। इसी तरह एम्प्लॉयर जो है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी हो सकता है, यानी पास्ट एम्प्लॉयर जिसके पास आपने पहले काम किया था और उसकी तरफ से अगर कोई भी चीज़ आपको आ रही है बाद में, 1 साल बाद, 2 साल बाद में कोई चीज़ आपको आके मिल रही है तो वो आपकी सैलरी में ऐड होगी। और प्रेजेंट यानी अभी रिसेंट जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ वो भी आपका एम्प्लॉयर हो सकता है, और फ्यूचर में भी कोई आपका एम्प्लॉयर हो सकता है, यानी अभी आपने काम नहीं किया फ्यूचर में आपका एम्प्लॉयर हो सकता है। सैलरी मालिक एम्प्लॉयर के बिहाफ पर तीसरी पार्टी भी अदा कर सकती है, यानी एम्प्लॉयर ने किसी और से पैसे लेने थे, ठीक है ना, उसने उस पर्सन को कहा कि आप मुझे पैसे देने के बजाय मेरा जो मुलाजिम है उसको पैसे दे दें, तो वो भी इनकम फ्राम सैलरी ही समझी जाएगी, क्योंकि उसने एम्प्लॉयर के पैसे देने थे या एम्प्लॉयर के बिहाफ पे वो पैसे दे रहा है, तो वो भी सैलरी ही शुमार होगी। मसलन एम्प्लॉयर, हाँ मसलन एसोसिएशन एसोसिएट ऑफ एम्प्लॉयर या डेटर ऑफ एम्प्लॉयर वगैरह। सैलरी मुलाजिम एम्प्लॉय के बिहाफ पर थर्ड पार्टी को भी अदा कर सकती है, यानी एम्प्लॉयर ने आपको सैलरी नहीं दी, ठीक है ना, किसी थर्ड पार्टी को दे दिया आपकी बजाय, और आपने उसे कहा था, यानी आपके बिहाफ पे किसी और को वो सैलरी दे रही है, तो वो भी आपकी, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी थी
और उसने सैलरी में से डिडक्ट भी कर लिया, तो वो जो सैलरी किसी थर्ड पार्टी को दे रहा है आपके बिहाफ पे, तो वो आपके इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड हो जाएगी। लेकिन यहाँ से आपने वो कंफ्यूज नहीं होना उस पॉइंट से कि अगर कोई एम्प्लॉय की कोई लाइबिलिटी, कोई उसका ख़र्चा अगर एम्प्लॉयर अदा कर रहा है तो वो जो है ना वो टैक्सेबल होगा। अगर वो उसका पर्सनल ख़र्चा है वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे वो सैलरी में से डिडक्ट नहीं करता। मिसाल के तौर पर, मिसाल मैं आपको देता हूँ, मेरा यूटिलिटी में मुझे सैलरी मिलती है अपनी कंपनी की तरफ से, और मेरा यूटिलिटी बिल आया है वो मेरे मालिक ने अदा कर दिया। अब जितना वो यूटिलिटी बिल जो था, यूटिलिटीज़ थी वो जो पे की हैं मेरे मालिक ने, मेरे एम्प्लॉयर ने, वो मेरी सैलरी में से डिडक्ट नहीं कर रहा। ये सूरत हाल है। जब वो सैलरी में से डिडक्ट नहीं कर रहा तो जितना वो अदा कर रहा है वो टैक्सेबल है। लेकिन अगर वो मेरी सैलरी में से डिडक्ट कर लेता फिर तो वो टैक्सेबल है ही नहीं, क्योंकि वो मेरी सैलरी में से डिडक्ट कर रहा है। फ़िलहाल मेरे पास पैसे नहीं है तो वो मेरा बिल पे कर रहा है और फिर बाद में वही पैसे मेरी सैलरी में से काट लेगा। फिर सूरत हाल कुछ और है, फिर वो ट्रीटमेंट नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपने याद रखना। यहाँ भी यही पॉइंट है कि सैलरी मुलाजिम एम्प्लॉय के बिहाफ पर थर्ड पार्टी को, यानी ये कि एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉयर से पैसे नहीं ले रहा, एम्प्लॉय ने किसी और को पैसे देने हैं और एम्प्लॉयर उसी को डायरेक्ट पैसे दे देता है मेरे बिहाफ पे। ठीक है ना, एम्प्लॉय के बिहाफ पे, तो ये भी जो है ना सैलरी ही शुमार होगी। अच्छा, अब ये जो है MCQs ये आप लोगों ने कर लेने हैं, ये बड़े आसान से हैं। जो भी आपको मसला होगा ना फिर आप मेरे से पूछ लेना, मैं आपको क्लियर कर दूँगा। ये अभी मैंने समझा दिया। एडिशनल रीडिंग में ना वो उधर उर्दू में बताता है, इधर वही चीज़ें इंग्लिश में लिखी हुई एक्सप्लेन कर देता है। पाकिस्तान सोर्स इनकम ये आपको बता चुका हूँ। डिडक्शन नॉट अलाउड, इनकम फ्रॉम सैलरी में जो डिडक्शन है वो अलाउड नहीं होती। मॉनिटरी कमोडिटी फार्म भी हो सकती है, यानी सैलरी मॉनिटरी या कमोडिटी में भी हो सकती है। कैपिटल या रेवेन्यू नेचर की भी हो सकती है। सैलरी एक्चुअल या नोशनल भी हो सकती है। ठीक है ना, सैलरी में भी प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ये हो सकती है। और इसके अलावा सैलरी में भी पेड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है ना, और सैलरी में भी पेड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर, ये भी सैलरी हो सकती है। ठीक है ना, इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ सैलरी रिटायरमेंट बेनिफिट्स। कुछ रिटायरमेंट्स बेनिफिट होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं कि वो क्या होते हैं, उनकी एग्जांपल्स और फिर उनकी ट्रीटमेंट कैसे होगी, टैक्स ट्रीटमेंट। तो इसमें इसने MCQs पहले दे दिए हैं, उसकी जो रीडिंग है ना वो बाद में दी हुई है। तो पहले मैं रीडिंग पढ़ देता हूँ, ये MCQs आप खुद सॉल्व करेंगे क्योंकि टाइम कम है और मुझे आपका कोर्स भी कंप्लीट करना है। तो मैं पहले आपको रीडिंग करवा देता हूँ ये। जी, सैलरी रिटायरमेंट बेनिफिट्स, जब एम्प्लॉय रिटायर हो रहा होता है तो उस टाइम उससे कोई अगर मॉनिटरी बेनिफिट हो रहा है तो उसकी ट्रीटमेंट कैसी होगी। अच्छा, अब यहाँ है ग्रेचुटी। ग्रेचुटी क्या होती है पहले इसे समझ लेते हैं कि एनी लमसम अमाउंट विच इज़ पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, यानी जब वो रिटायर हो रहा है एम्प्लॉयर की तरफ से कोई लमसम अमाउंट अगर उसे दी जा रही है तो उसको ग्रेचुटी कहते हैं। ठीक है, लमसम अमाउंट, इसके बारे में आपने सुना होगा। अब इसकी ट्रीटमेंट कैसी होती है, देयर आर डिफरेंट टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ द ग्रेचुटी अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। पहली है ग्रेचुटी रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, फेडरल और प्रोविंशियल और लोकल। इसकी मिसालें यानी फेडरल गवर्नमेंट हो, प्रोविंशियल हो या लोकल हो। और आगे है स्टैचुरी बॉडी और कॉरपोरेशन। देखें, अगर ग्रेचुटी रिसीव हो रही है ना किसी गवर्नमेंट से, यानी कोई एक पर्सन था जो गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल या लोकल गवर्नमेंट में मुलाजमत करता था और जब वो उसका रिटायर होने लगा है तो उसे एक लमसम अमाउंट दी जा रही है ग्रेचुटी की फॉर्म में। या स्टैचुरी बॉडी, जिसकी एग्जांपल जो है ना स्टेट बैंक में अगर कोई जॉब करता है जब वो रिटायर होने लगा है तो उसे ग्रेचुटी मिल रही है। ठीक है ना, या फिर आई कैप में, आई कैप का तो नाम आपने सुना होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान। अगर ये स्टैचुरी बॉडी है, गवर्नमेंट्स की बॉडी है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई जॉब करता था और वो फिर अब रिटायर होने वाला है। या कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन कौन सी, गवर्नमेंट,
गवर्नमेंट की कॉरपोरेशन, ठीक है ना। एग्जांपल ऑफ कॉरपोरेशन पब्लिक सीड कॉरपोरेशन या पाकिस्तान स्टील मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, यानी गवर्नमेंट की होगी। और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, यानी ये जो गवर्नमेंट के जितने भी इदारे हैं ना, गवर्नमेंट खुद गवर्नमेंट या उसकी बनाई हुई कोई स्टैचुरी बॉडी या कॉरपोरेशन, अगर कोई पर्सन वहाँ जॉब करता है, अब वो रिटायर होने लगा है, रिटायर होने की फॉर्म में उससे जो ग्रेचुटी दी जा रही है वो एग्जेम्प्ट है, ठीक है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। नो ट्रीटमेंट नहीं है, ट्रीटमेंट हो रही है, एग्जेम्प्ट है, ठीक है ना। नो ट्रीटमेंट और एग्जेम्प्ट होने में फ़र्क है। अच्छा, आगे वो कहता है कि ग्रेचुटी फंड अप्रूव्ड बाय CIR यानी कमिश्नर इनलैंड, यानी कमिश्नर में अप्रूव ग्रेचुटी फंड, सो द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अप्रूव्ड रिकग्नाइज अप्रूव या रिकग्नाइज ग्रेचुटी फंड इज़ फुल्ली टैक्सेबल फ्रॉम टैक्स, यानी कोई ऐसी ग्रेचुटी फंड थी जिसे कमिश्नर इनलैंड ने अप्रूव किया हुआ है, ठीक है ना। एक अनअप्रूव फंड होता है, एक अप्रूव्ड फंड होता है। तो ग्रेचुटी फंड जो कमिश्नर इनलैंड ने अप्रूव किया हुआ है, अगर उस ग्रेचुटी फंड से आपको कोई पैसे मिल रहे हैं तो वो भी फुल्ली एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा, ठीक है। आगे है ग्रेचुटी फंड अप्रूव्ड बाय द FBR, यानी ऐसा फंड जिसे FBR ने यानी बोर्ड ने अप्रूव किया है। एक वो फंड होता है जिसे कमिश्नर इनलैंड ने अप्रूव किया, एक वो फंड होता है जिसे FBR ने अप्रूव किया, तो दोनों की ट्रीटमेंट मुख्तलिफ होगी। अब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, द FBR में अप्रूव ग्रेचुटी फंड, सो द ग्रेचुटी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ग्रेचुटी फंड अप्रूव्ड बाय FBR, यानी ऐसा फंड जिसे FBR ने अप्रूव किया, अगर वहाँ से कोई ग्रेचुटी रिसीव हो रही है, इज़ एग्जेम्प्ट अप टू जो है ना 3 लाख तक वो एग्जेम्प्ट है। ऐसा ग्रेचुटी फंड जो FBR ने अप्रूव किया है, अगर वहाँ से आप कोई ग्रेचुटी रिसीव कर रहे हैं तो वो अप टू जो है ना 300,000 तक वो एग्जेम्प्ट है। मिसाल के तौर पे आप ग्रेचुटी ले रहे हैं और आपको 1 लाख ग्रेचुटी मिल रही है, तो वो किसने अप्रूव किया फंड, FBR ने, तो वो एग्जेम्प्ट है। 2 लाख ले रहे हैं वो ऐसा ग्रेचुटी फंड से कि जो FBR ने अप्रूव किया है, तो वो भी एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर आप 4 लाख ले रहे हैं, ठीक है ना, 4 लाख आपको ग्रेचुटी मिल रही है और वो ग्रेचुटी जो FBR ने अप्रूव की है, तो 3 लाख तक तो एग्जेम्प्ट थी, लेकिन जो ऊपर 1 लाख है वो टैक्सेबल होगा। अच्छा, अच्छा आगे है अनरिकग्नाइज या अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड। अनरिकग्नाइज या अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड ये क्या है कि ऐसा ग्रेचुटी फंड जो ना FBR ने अप्रूव किया है ना कमिश्नर इनलैंड ने अप्रूव किया है। तो अगर ऐसा ग्रेचुटी अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड से एम्प्लॉय को कोई मिल रहा है, कोई ग्रेचुटी मिल रही है, तो वो एग्जेम्प्ट है 75,000 ऑफ ग्रेचुटी की अमाउंट, या फिर 50% ऑफ अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी, यानी 75,000। एंड विच वन इज़ लोअर, इनमें से जो कम अमाउंट होगी उस तक आपको एग्जामिशन है। अब यहाँ पे एक मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपको अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड से 50,000 मिल रहा है, तो 50,000 वो वैसे ही एग्जेम्प्ट है। हाँ, अगर आपको 1 लाख मिल रहा है, 1 लाख की अमाउंट मिल रही है, तो फिर आप कैलकुलेशन करेंगे। पहले तो उसने कहा था 75,000 और या 50% ऑफ अमाउंट, और उस 1 लाख का 50% निकालें तो वो 50,000। तो हमारे पास 2 अमाउंट्स आएंगी, एक 75,000 और एक जो है वो 50,000। तो अब जो एग्जेम्पशन आपको मिलेगी वो जो लोअर अमाउंट है, विच वन इज़ लोअर, मतलब 50,000 तक आप एग्जेम्प्ट है, ऊपर जो 50,000 बनेंगे वो आपके टैक्सेबल होंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मैं इसे फिर रिपीट करता हूँ। मतलब ग्रेचुटी मिल रही है, ग्रेचुटी रिसीव हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी गवर्नमेंट इदारे की तरफ से, उनकी स्टैचुरी बॉडी या कॉरपोरेशन की तरफ से, तो वो एग्जेम्प्ट है। और कोई ऐसी ग्रेचुटी रिसीव हो रही है जो CIR कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू की तरफ से है, वो भी फुल एग्जेम्प्ट है। अब देखें, कमिश्नर, हालांकि कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू वो नीचे वाला होता है और FBR उससे ऊपर वाला, लेकिन FBR के पास इस हवाले से कम अख्तियार है,
ठीक है ना। और अगर एफबीआर ने कोई ग्रेचुटी फ़ंड अप्रूव किया और वहाँ से आपको मिल रहा है तो वो 3 लाख तक एग्जाम्प्ट है। लेकिन ऐसी अनरिकग्नाइज या अनअप्रूव ग्रेचुटी फ़ंड है, ना कमिश्नर इनलैंड ने उसे अप्रूव किया है, ना एफबीआर ने उसे अप्रूव किया है, तो वो 75,000 या फिर 50%, 50% ऑफ अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी तक एग्जाम्प्ट है। और इन दोनों अमाउंट को हम कंपेयर करेंगे, इनमें से जो कम होगा। ये बाज़ दफ़ा इस तरह के पॉइंट्स आ रहे हैं, जैसे कि मैंने अकोमोडेशन में आपको बताया था कि अगर अकोमोडेशन में वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन या रेंट की अमाउंट दी हो तो फिर हम देखेंगे कि 30% ऑफ एमटीएस निकालें, फिर दोनों को कंपेयर करें, उनमें से जो हायर होगा। इस तरह के पॉइंट्स जो है ना, ये आप इनकम टैक्स में देखेंगे तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, इनको क्लियर रखना है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज़ में इसी तरह के पूछे जाएंगे। ये विच वन इज़ लोअर, विच वन इज़ हायर, इस तरह के एमसीक्यूज़ बना के आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो ये आपका ग्रेचुटी क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ना पेंशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कम्यूटेशन ऑफ पेंशन ये समझाता। तो वैसे पेंशन का आपको पता तो होता है, उम्मीद है कि पता होगा, हर किसी को पता होता है इसका पेंशन का। तो मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कम्यूटेशन ऑफ पेंशन ये क्या होता है, क्योंकि इसकी जो ट्रीटमेंट होती है ना वो ग्रेचुटी जैसी ही ट्रीटमेंट होती है। जैसे ग्रेचुटी की ट्रीटमेंट है, इसकी भी वैसे ट्रीटमेंट होगी। तो पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ, फिर पेंशन कर लेते हैं। पहले ये समझते हैं कि है क्या। पेंशन इज़ मंथली पेमेंट विच इज़ पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय आफ्टर हिज रिटायरमेंट। ये तो हमें पता है, टिल डेथ ऑफ इंडिविजुअल और इंडिविजुअल स्पाउस, ठीक है ना। पेंशन क्या होती है, जो मंथली पेमेंट मिलती है एम्प्लॉयर की तरफ से हर महीने, हर साल या जो भी है, कब तक मिलती रहती है, जब तक उसकी डेथ नहीं होती या फिर उसके स्पाउस की यानी उसकी बीवी की, या बीवी है तो उसके खामद की डेथ नहीं हो जाती, ठीक है। ये तो होती है पेंशन। एम्प्लॉय हैज़ एन ऑप्शन, अब एम्प्लॉय के पास ऑप्शन होता है टू सेल हिज पेंशन राइट टू हिज ओन एम्प्लॉयर। वो अपने एम्प्लॉयर को यही हक बेच दे और एक लम सम अमाउंट ले ले, यानी बजाय इसके कि वो हर महीने लेता रहे, तो वो एक लम सम अमाउंट लेना चाहता है ताकि वो कहीं बिजनेस कर सके या उसे ज़रूरत है लम सम अमाउंट की। तो वो जो लम सम अमाउंट लेना चाहता है इकट्ठा, और ये जो अपना हक है पेंशन का, ये किसी को बेच देता है, एम्प्लॉयर को बेचता है या किसी को बेच देता है, तो वो लमसम अमाउंट जो वो इकट्ठी ले रहा है उसको कहते हैं क्यूमुटेशन ऑफ पेंशन। क्लियर। यानी वो अब क्या होगा, अब नेक्स्ट टाइम जब ये लमसम अमाउंट ले लेगा, जिसको भी इसने अपना हक बेचा है, अब जो पेंशन है वो वही पर्सन लेगा कि जिसने इससे वो पेंशन का हक ख़रीद लिया था। मिसाल के तौर पे इसके एम्प्लॉयर ने वो ख़रीद लिया है और इसे जो है वो एक लमसम अमाउंट दे दिया है, तो अब जो अमाउंट रिसीव होगी वो एम्प्लॉयर अपने पास रखेगा, या कोई और पर्सन है या थर्ड पर्सन कोई भी इससे कोई हक वो परचेज़ कर लेता है पेंशन का। अब जो नेक्स्ट जो पेंशन मिलती रहेगी वो उस पर्सन को मिलेगी, इससे नहीं मिलेगी, क्योंकि इसने तो लमसम अमाउंट ले ली ना। अब यहाँ पे वो यही लिखता है, आफ्टर सच लमसम पेमेंट एम्प्लॉय हैज़ नो राइट टू रिसीव पेंशन ऑल्दो ही इज़ अलाइव और हिज स्पाउस इज़ अलाइव। चाहे वो ज़िंदा रहे या उसकी बीवी या खामद भी ज़िंदा रहे, तब भी वो नहीं ले सकता। अब इसकी जो टैक्स ट्रीटमेंट है सेम उसी तरह है। वो जो लमसम अमाउंट अब मिल गई है उसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या है। अगर ये अमाउंट कम्यूटेशन और पेंशन वाली जो अमाउंट है लमसम अमाउंट, अगर ये गवर्नमेंट स्टैचुरी बॉडी या कॉरपोरेशन से वसूल की जा रही है तो वो फुल्ली एग्जाम्प्ट है। यानी कोई मुलाजिम गवर्नमेंट का मुलाजिम है, कोई स्टैचुरी बॉडी या कॉरपोरेशन में मुलाजिम है, वहाँ से ये कम्यूटेशन और पेंशन की अमाउंट रिसीव कर रहा है तो वो फुल्ली एग्जाम्प्ट होगी, सेम उसी तरह जैसे ग्रेचुटी वाला था। और अगर कमिश्नर इनलैंड की तरफ से अप्रूव्ड है तो वो तब भी फुल्ली एग्जाम्प्ट है। लेकिन अगर एफबीआर की तरफ से वो फंड अप्रूव्ड है तो फिर एग्जाम्प्ट अप टू जो है ना 300,000 तक एग्जाम्प्ट है। लेकिन अगर अप्रूव नहीं है तो फिर वही बात 75,000 या जो है ना 50% ऑफ अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी, अमाउंट ऑफ वही वाली, यहाँ पे उन्होंने गलती कर दी है, यही कम्यूटेशन ऑफ पेंशन वाली की बात हो रही है, ये अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी, ठीक है ना। विच वन इज़ लेस, जो इनमें से कम होगी, क्योंकि अब हम ग्रेचुटी की तो बात नहीं कर रहे, हम कम्यूटेशन ऑफ पेंशन की बात कर रहे हैं। तो ये था कम्यूटेशन ऑफ पेंशन के बजाय इसके कि आप हर साल हर महीने पेंशन वसूल करें, आप वो हक किसी को बेच देते हैं और जो है लमसम अमाउंट ले लेते हैं, उसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगी तो आपने समझ ली। अब हम देखते हैं पेंशन। सबसे पहले पेंशन की जो डेफिनेशन है वो
कम्यूटेशन ऑफ पेंशन में मैं बता चुका हूँ, ये पहली इसमें उसी की डेफिनेशन ही बताई हुई है। अब हम ट्रीटमेंट पढ़ते हैं। पेंशन इज़ फुल्ली एग्जेम्प्ट इररेस्पेक्टिव ऑफ एज लिमिट सब्जेक्ट टू कंडीशन। यानी एक बात आप याद रख लें, जो पेंशन है वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, पेंशन पे कोई टैक्स नहीं है, पेंशन फुल्ली एग्जेम्प्ट है। लेकिन दो ऐसी कंडीशंस हैं। कौन सी कंडीशन? इफ़ एन एम्प्लॉय इज री एम्प्लॉयड बाय द सेम एम्प्लॉयर और एसोसिएट ऑफ द एम्प्लॉयर देन द पेंशन शैल बी फुल्ली टैक्सेबल। अगर मिसाल के तौर पे एक पर्सन है, उसने जॉब की और फिर जॉब छोड़ के चला गया, फिर दोबारा उसी कंपनी में जॉब की, तो अब जो वो पेंशन रिसीव करेगा वो टैक्सेबल होगी। यानी रीज्वाइन कर रहा है, री एम्प्लॉयड कर रहा है उसी सेम कंपनी में, ठीक है ना, या सेम ऑर्गेनाइजेशन में, तब तो वो जो है वो उसकी जो पेंशन होगी वो क्या होगी, वो टैक्सेबल होगी, ठीक है ना। वैसे पेंशन एग्जेम्प्ट होती है, ये याद रखना, पेंशन इज एग्जेम्प्ट। इसमें एक और भी पॉइंट है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जब आप जाके पढ़ोगे ना, जो एक पर्सन है अगर वो, यानी जो जॉब करता था पर्सन, वो जो पेंशन वसूल करता है वो एग्जेम्प्ट होती है। लेकिन जब वो मर जाता है, उसका कोई स्पाउस या वारिस अगर पेंशन रिसीव कर रहा है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आती है। लेकिन जो पर्सन खुद जॉब करता था, जब वो उसकी जॉब ख़त्म हुई और फिर उसे पेंशन मिल रही है, तो पेंशन एग्जेम्प्ट है, पेंशन पे टैक्स नहीं लगता, इनकम टैक्स नहीं लगता, ठीक है। अच्छा, हम बात को वापस लेके आते हैं। हमने कहा था कि पेंशन फुल्ली एग्जेम्प्ट है, लेकिन दो ऐसी कंडीशन है जहाँ पेंशन पे टैक्स लग सकता है। कौन सी? अगर एक पर्सन एक कंपनी को दोबारा रीज्वाइन कर ले उसी, और फिर वहाँ से पेंशन जो मिल रही है, तो वो क्या होगी, वो टैक्सेबल होगी। अच्छा, अगर एक पर्सन, दूसरा ये है कि व्हेन अ पर्सन रिसीव मोर देन वन पेंशन ओनली पेंशन ऑफ हायर अमाउंट शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स। अगर एक पर्सन है किसी दो जगह पे जॉब्स करता था, ठीक है ना, वो दो जगह से उसे पेंशन मिल रही है, या मिसाल के तौर पे एक जगह जॉब करता था, फिर उसने छोड़ के कहीं और जगह जॉब की, लेकिन अब वो रिटायर हो गया है, अब वो घर बैठा, दोनों कंपनी से उसे पेंशन मिल रही है, दोनों कंपनी से, तो जो हायर पेंशन है ना, जो ज़्यादा अमाउंट वाली पेंशन है वो एग्जेम्प्ट होगी, और जो लेस अमाउंट वाली पेंशन है वो टैक्सेबल होगी। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन यहाँ पे एक है, अबव मेंशन टू कंडीशन, ये जो टू कंडीशंस है ना, आर नॉट एप्लीकेबल फॉर पर्सन ओवर 60% ऑफ एज एंड आल्सो फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ये जो दो कंडीशन है ना, ये इन पर्सन पे एप्लीकेबल नहीं होगी कि जिनकी एज 60 से अबव है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक पर्सन है जो लेक्चरार लगा हुआ है, लेक्चरार कॉमर्स लगा हुआ है, ठीक है, अब फिर उसने छोड़ दी जॉब, फिर दोबारा लेक्चरार कॉमर्स लग गया उसी डिपार्टमेंट में, यानी पीपीएससी में दोबारा, और उसी कॉलेज में सेम जॉब दोबारा कर रहा है। तो अब वो जो दोबारा जॉब कर रहा है, हमने ये जो कंडीशन पढ़ी थी कि जब भी वो रीज्वाइन करेगा तो फिर जो पेंशन उसे मिलेगी वो टैक्सेबल होगी। लेकिन अगर वो गवर्नमेंट का मुलाजिम है, तो तब अगर रीज्वाइन कर भी लेता है, तो तब कोई उस पर टैक्स नहीं लगेगा उसकी पेंशन पे। और दूसरी, और ये सूरत हाल भी इसी तरह है, ठीक है ना। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, दो डिफरेंट जगह से उसे पेंशन मिल रही है, तो दोनों एग्जेम्प्ट हैं, ठीक। और इसके अलावा अगर एक पर्सन है जो 60 साल से ऊपर का है, 60 साल से ऊपर का है, वो एक कंपनी को दोबारा रीज्वाइन करता है, ठीक है ना, और फिर उसे छोड़ देता है, और उसे जो पेंशन मिल रही है वो टैक्सेबल नहीं होगी, वो एग्जेम्प्ट होगी। क्यों? क्योंकि उसकी एज 60 से अबव है। ये थोड़े से टेक्निकल पॉइंट्स हैं, ये आपने याद रखना है, एक दो बार आप इन्हें देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। अब कंक्लूड करते हैं। पेंशन वैसे तो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, लेकिन उसकी दो कंडीशन है। अगर एक पर्सन दोबारा रीज्वाइन करे उसी कंपनी को, तो फिर जो पेंशन मिलेगी वो टैक्सेबल है। और अगर पर्सन दो मुख्तलिफ जगहों से पेंशन ले रहा है, तो जो हायर पेंशन की अमाउंट होगी वो एग्जेम्प्ट होगी। लेकिन ये जो दो कंडीशन है, ये उन पे एप्लीकेबल नहीं होगी कि जिनकी एज 60 से अबव है या गवर्नमेंट के मुलाजिम है। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन मैंने समझा दिया। अच्छा, ये जो अगला टॉपिक है ना, प्रोविडेंट फंड, ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन चाह रहा है, इसको मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो ये मैं कल इसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है ना, कल रात में। ये प्रोविडेंट फंड, और यहाँ से क्वेश्चंस भी आपको आएंगे, इससे रेलिवेंट जो आपके एमसीक्यूज़ होंगे वो फ़िलहाल आप स्किप कर देना। जब ये पोर्शन मैं आपको करा दूँगा तो फिर वो एमसीक्यूज़ कर लेना, ठीक है। ये वाला पोर्शन मैं आपको डिटेल में फिर समझाऊंगा, और कोशिश करूंगा ये लाइव उसमें समझाऊँ।
अच्छा, अब आगे है एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन बेनिफिट। पहले हमने पढ़ा था एम्प्लॉय रिटायरमेंट के बेनिफिट। रिटायरमेंट के कौन से बेनिफिट होते हैं? एक ग्रेचुटी मिलती है, पेंशन मिलती है, और फिर उस प्रोविडेंट फंड वगैरह भी मिलते हैं। तो ये जब पर्सन रिटायर होता है तो इस पेंशन भी उसे मिल रही होती है, ग्रेचुटी और प्रोविडेंट फंड, इस तरह की जो है ना उसे चीज़ें मिल रही होती हैं। लेकिन बाद दफ़ा कुछ और बेनिफिट्स भी मिलते हैं, एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन बेनिफिट, यानी अगर एम्प्लॉय छोड़ के चला जाए तो उससे कुछ उसे मॉनिटरी बेनिफिट्स दिए जाएंगे एम्प्लॉयर की तरफ से। जैसे आपने सुना होगा कि गोल्डन हैंडशेक का नाम सुना होगा, कि ये एम्प्लॉय को ना लालची बनाया जाता है कि अगर वो छोड़ के चले जाएं ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि उस टाइम उन्हें वर्क फोर्स की इतनी ज़रूरत नहीं है, तो वो उन्हें कहते हैं कि हम आपको एक हैंडसम अमाउंट देंगे अगर आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है ना? तो ये होता है एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन बेनिफिट, यानी अगर वो टर्मिनेट करेगा, एम्प्लॉयमेंट की टर्मिनेशन हो रही है यानी वो जॉब ख़त्म हो रही है उसकी, और वो खुद करना। एक तो होता है रिटायर होना, यानी एक टाइम लिमिट पे आके वो रिटायर हो जाता है, वो अलग चीज़ है। एक होता है टर्मिनेट, यानी रिटायर तक नहीं पहुंचा, उससे पहले वो टर्मिनेट, अगर ऑर्गेनाइजेशन कह रही है ना कि आप टर्मिनेट कर जाओ तो हम आपको इतने पैसे दे देंगे, ज़्यादा पैसे, गोल्डन हैंडशेक दे देंगे, और उसके बाद फिर पेंशन वगैरह नहीं मिलेगी, वो ग्रेचुटी की अमाउंट, प्रोविडेंट फंड वो नहीं मिलेगी, यानी आपको हैंडसम एक अमाउंट अभी दे देंगे। रिटायर अपने वो टाइम पे हो रहा है। टर्मिनेशन बेनिफिट ये ऑर्गेनाइजेशन चाह रही होती हैं कि वो जो है ना हमारे एम्प्लॉयर टर्मिनेट कर जाएं तो हम उन्हें इतना फ़ायदा देंगे। ठीक है, ये अलग चीज़ है, वो अलग। अच्छा, इनमें मिसालें कौन कौन सी हो सकती हैं? लाइक कंपनसेशन अंडर वॉलेंट्री सेपरेशन स्कीम। ठीक है ना? यानी कोई कंपनसेशन मिल रही है, कोई पैसे वगैरह मिल रहे हैं वॉलेंट्री सेपरेशन स्कीम, अगर यानी वो अपनी मर्जी से ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहा है, और उस मर्जी से छोड़ने की, और लालच तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन ही देती है, अगर वो अपनी मर्जी से छोड़ के जा रहा है, ये नहीं कि ज़बरदस्ती उसे फायर कर रहे हैं, फायर नहीं, उनके पास अपने एम्प्लॉय के पास उन्होंने ऑप्शन रखा था कि आपके 10 साल बाकी हैं, आप 10 साल जॉब कर लें, या फिर अभी हमारे से एक हैंडसम अमाउंट ले लें और फिर आप जॉब छोड़ के चले जाएं। ये उसके अपने अख्तियार में होता है, फोर्स नहीं कर रहे होते। ठीक है? तो अब वो जो एम्प्लॉय है उसने क्या लिया, उसने मतलब टर्मिनेट कर दिया, और उसके बदले उसे कुछ पैसे मिले, तो वो जो है ना सैलरी में ऐड होते हैं। ठीक है ना? और इसकी और मिसाल है गोल्डन हैंडशेक, आर इट सिंपली कॉल्ड कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी जो एम्प्लॉयमेंट लॉस कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट छोड़ रहा है, उसका नुकसान हो रहा है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए एम्प्लॉयर की तरफ से जो पैसे दिए जाते हैं वो यही होते हैं। अब इसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगी? वो जो पैसे मिल रहे हैं उसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगी? इन जनरल टर्मिनेशन कंपनसेशन, ये वर्ड आपने याद रखना है, टर्मिनेशन कंपनसेशन, लेकिन इसे आपने मिक्स नहीं करना उसके साथ रिटायरमेंट बेनिफिट्स के साथ, वो अलग चीज़ है, ये अलग। बाय वट एवर नेम इज़ कॉल्ड शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड, जो है ना सैलरी। और आगे है हाउ एवर अंडर सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 एन एम्प्लॉय हैज़ ऑप्शन डेट अबव मैंशन अमाउंट में बी टैक्सेज एज द सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, हाउ एवर नोटिस टू द कमिश्नर ऑफ सच ऑप्शन इज नेसेसरी। अब आप ये देखें कि एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन बेनिफिट, जिसकी ये मिसालें भी मैंने आपको दी हैं, गोल्डन हैंडशेक हो गया, ये वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम हो गया, कंपनसेशन फॉर रिडंडेंसी हो गया, इसमें से किसी भी स्कीम को अगर वो अवेल करता है तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो अपने जितने भी ये पैसे ले रहा है ना उन पैसों को अपनी इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड करवा दे, उसकी अपनी मर्जी है, या फिर इन्हीं को वो सेपरेट ब्लॉक में टैक्सेशन के लिए कहे। और जो भी वो ऑप्शन अवेल करना चाह रहा है कमिश्नर को इतला देना ज़रूरी है। कमिश्नर को वो बताएगा कि मैंने गोल्डन हैंडशेक ले ली है और मैं इसे सेपरेट ब्लॉक में इसकी टैक्सेशन चाहता हूँ, यानी इसे टोटल इनकम से ये जो 5 हेड हैं इनमें ना डाला जाए, इनसे अलग जो है ना सेपरेट ब्लॉक में जाके इनकी टैक्सेशन की जाए। तो अब ये एम्प्लॉय के पास ऑप्शन होता है, ये पॉइंट आपने याद रखना, एमसीक्यूज आता है कि एम्प्लॉय के पास ऑप्शन होता है किसका? रिटायरमेंट बेनिफिट्स का नहीं, एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन बेनिफिट का, कि वो इधर डालना चाहता है टोटल इनकम में, इनकम फ्रॉम सैलरी में डालना चाहता है, या सेपरेट ब्लॉक में जाके उनकी टैक्सेशन कराना चाहता है, ये उसके पास ऑप्शन होता है। और आगे है कंपनसेशन फॉर रिडंडेंसी, ये भी वही है।
ठीक है ना, यहाँ मैंने यहाँ बताया था कंपनसेशन फॉर रिडंडेंसी, ये भी वही चीज़ है। और इसके बाद गोल्डन हैंडशेक जो है ना, ये भी वही चीज़ है। यहाँ पे उसके पास ऑप्शन होता है, यानी इन तीनों चारों को अगर कंक्लूड करें तो वो यही बनता है एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन बेनिफिट, ठीक है ना। वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम, कंपनसेशन फॉर रिडंडेंसी, गोल्डन हैंडशेक, तो इसको क्या कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन बेनिफिट। यहाँ एम्प्लॉय के पास दो ऑप्शन होंगे, इन्हीं टोटल इनकम में डाल ले, इनकम फ्रॉम सैलरी में इसे ऐड करवा दे और फिर वो टैक्स लगवाए इस पर, और या फिर हाँ, या फिर सेपरेट ब्लॉक में इन्हें डलवा के वहाँ टैक्स, लेकिन इन पे टैक्स लगेगा, चाहे इधर लगे या उधर, ये टैक्सेबल है। अच्छा, अब इन पे रेट कौन सा लगेगा, ये जो पैराग्राफ है मैं यहाँ आपको नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि जब हमारे ये हेड्स ख़त्म हो जाएंगे तो सेपरेट ब्लॉक की टैक्सेशन कैसे होती है वो डिटेल में आएगा, वहाँ पे मैं आपको जाके एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है ना। इन पे कैसे रेट लगता है और इनका जो टैक्स की अमाउंट होती है वो कैसे कलेक्ट होती है, तो वहाँ जाके मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। आपको याद हो तो अलाउंस में हमने फ्लाइंग अलाउंस और सब मेरीन अलाउंस भी हमने पढ़े थे, उनकी भी सेपरेट ब्लॉक पे टैक्सेशन होगी। अच्छा, ये हो गया। अब आ गया है सैलरी मिसलिनियस। अच्छा जनाब, अब जो है ना ये एमसीक्यूज़ आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये एमसीक्यूज़ पहले दिए हुए हैं, इनकी डिटेल बाद में दी हुई है। ये रीइंबर्समेंट बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर यानी कोई अखराजात पे कर रहा है एम्प्लॉय के। ये मैं आपको बार बार अभी बताता आ रहा हूँ कि ऐसे अखराजात जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के पे कर रहा है और सैलरी में से डिडक्ट भी नहीं कर रहा, तो वो टैक्सेबल है। लेकिन यहाँ पे उसकी दो और भी कैटेगरीज बनाई हुई हैं। उन्होंने कहा है कि अगर ये मेडिकल एक्सपेंडिचर है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि मेडिकल फैसिलिटी में मेडिकल एक्सपेंडिचर या कोई और भी एक्सपेंडिचर, अगर वो अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट के टर्म में, यानी जब उसने जॉब की थी तो उसे बताया गया था कि आपके ये अखराजात भी हम ऐड करेंगे, तो तब तो वो एग्जैम्प्ट है, ठीक है ना, अगर वो अक्कर होते हैं जैसे कि मेडिकल एक्सपेंडिचर है। लेकिन अगर मेडिकल एक्सपेंडिचर इज़ नॉट अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट और मेडिकल एक्सपेंडिचर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंडर नहीं है, वैसे अगर जो है कोई बीमार होता है और उसका एम्प्लॉयर उस पर तरस खाते हुए उसके अखराजात को बेयर करता है, तो फिर वो टैक्सेबल है। अगर अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है मेडिकल एक्सपेंडिचर तो तब एग्जैम्प्ट है, अदरवाइज इस केस में टैक्सेबल है। अच्छा, अब होता है लीव फेयर असिस्टेंट। लीव फेयर असिस्टेंट ये होता है, पढ़ लेते हैं। व्हेन एम्प्लॉयर प्रोवाइड टू एम्प्लॉय नॉट ओनली लीव, ना सिर्फ लीव देता है, बट आल्सो इनकर एक्सपेंसेस ऑफ हिज विजिट, इट इज़ कॉल्ड लीव फेयर असिस्टेंट। यानी कि मिसाल के तौर पे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को छुट्टियां दी, ना सिर्फ छुट्टियां दी बल्कि उस अगर वो किसी जगह टूर पे जाता है तो उसके जितने एक्सपेंस होते हैं ना वो भी ये बेयर करता है, तो इसको कहते हैं लीव फेयर असिस्टेंट। तो ये जितनी भी अमाउंट वो देगा एक्सपेंस को इनकर करने के लिए, एक्सपेंस को बेयर करने के लिए एम्प्लॉयर, तो वो सारी टैक्सेबल होगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट है, नोट में उसने लिखा है फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी provided by transporter to its employees not considered as LFA, यानी leave fare assistant. LFA is the combination of leave as well as the fare. देखें यहाँ पे बड़ा अहम पॉइंट है, पहले इसको फिर रिपीट करते हैं। लीव फेयर असिस्टेंट यानी वो छुट्टियाँ भी दे रहा है और फिर जो उसका एम्प्लॉय सफ़र कर रहा है उसके जितने भी अखराजात हो रहे हैं वो भी बेयर कर रहा है, यानी उसे किराया भाड़ा भी दे रहा है सारा, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं लीव फेयर असिस्टेंट। लेकिन अगर कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है, ट्रांसपोर्ट कंपनी अपने ही एम्प्लॉयर को अपने ही एम्प्लॉय को ये दे रही है, फैसिलिटी दे रही है, किस चीज़ की, कि वो छुट्टी भी ले ले और साथ में जो है ना वो करे, साथ में वो जो है ना सफ़र भी कर सकता है उन्हीं की गाड़ी पे,
ठीक है ना, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उनकी अपनी गाड़ियाँ हैं, तो उनकी तो उसको LFA नहीं कहते, लीव फेयर असिस्टेंट नहीं कहते यहाँ पे, क्योंकि लीव फेयर जो है ना दो चीज़ों की कम्बिनेशन है, एक तो छुट्टी भी है और दूसरी किराया भी। यहाँ पे वो छुट्टी तो दे रहा है लेकिन किराया तो नहीं दे रहा है ना, किराया तो क्योंकि उसकी अपनी बसें चल रही हैं, वो उसकी अपनी मालिक की बसों पे चढ़ के वो सफ़र करेगा और अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचेगा, तो वो लीव फेयर असिस्टेंट नहीं है, ठीक है ना। as well as and it is fully taxable while transporter provide travel facility not fare, यानी वो ट्रैवल फैसिलिटी दे रहा है लेकिन उसे जो है ना किराया नहीं दे रहा, तो ये जो अमाउंट होगी, ये जो फैसिलिटी भी उसे दे रहा है ना अपने एम्प्लॉय को, वो टैक्सेबल है। लेकिन आपको याद हो कि हमने वहाँ पढ़ा था, अगर कोई होटल है, होटल में कोई मुलाजम काम कर रहे हैं और होटल वाले अपने ही मुलाजम को खाना देते हैं मुफ्त में, तो वो एग्जाम्प्ट है, वो चीज़ अलग है। इन दोनों को आपने डिफ्रेंशिएट करके रखना है, दोनों चीज़ों को, ठीक है। वो अलग चीज़ है, ये अलग है, ये टैक्सेबल है, वो टैक्सेबल नहीं होते, वो एग्जाम्प्ट है। अच्छा, आगे है कंसिडरेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, ठीक है ना। कंसिडरेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट, अगर कोई पर्सन एम्प्लॉयमेंट में आता है, एग्रीमेंट करता है, तो उसके बदले अगर उसे कोई पैसे वगैरह दिए जा रहे हैं तो वो सैलरी में ऐड होंगे और वो टैक्सेबल होंगे। फिर आगे है कंसिडरेशन फॉर चेंज इन द कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। कंसिडरेशन फॉर चेंज इन द कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, व्हेन एनी चेंज इज मेड टू कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अमाउंट रिसीव अगेंस्ट चेंज इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। देखें, अगर कोई एक पर्सन एक जॉब कर रहा है, उसकी जॉब की नेचर चेंज हो रही है, ठीक है ना, डिफरेंट नेचर, और उस डिफरेंट नेचर चेंज होने की वजह से उसकी जो सैलरी है उसमें ज़्यादती आ रही है, तो जो उसे कंसिडरेशन मिल रही है, या अगर सैलरी में भी इजाफा नहीं आ रहा, वैसे उसे पैसे दिए जा रहे हैं क्योंकि अब वो एक सख्त काम की तरफ जा रहा है, मिसाल के तौर पे कान कनी की तरफ उसे मूव किया जा रहा है, तो वो जो अमाउंट दी जा रही है वो भी सैलरी में ऐड होगी, जो कि उसकी चेंज इन कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट की खातिर दी जा रही है। अच्छा, अब जो है आगे है कंसिडरेशन फॉर रिस्ट्रिक्टिव कोविनेंट। ये जब पॉइंट आया था तो मैंने कहा था आपको जब वहीं जाके एक्सप्लेन करूँगा, तो अभी वो पॉइंट मकाम आ गया कि जब मैं इसके बारे में बताऊँ। रिस्ट्रिक्टिव कोविनेंट बाउंड्स एम्प्लॉय नॉट टू एक्सपोज एम्प्लॉयमेंट सीक्रेट आर नॉट टू कम्पीट विद द एम्प्लॉयर, यानी रिस्ट्रिक्टिव कोविनेंट क्या है, ये एम्प्लॉय को बाउंड करता है कि वो जो सीक्रेट है ना एम्प्लॉयमेंट के, यानी हमारी कंपनी के जो सीक्रेट हैं जिनकी बेस पे हमें कंपेटिटिव एडवांटेज है बाकियों पे, वो एक्सपोज नहीं करेगा, ठीक है। एंड नॉट टू कम्पीट विद द एम्प्लॉयर, और ये नहीं है कि वो यहाँ से राज को जानेगा और फिर जाके अपना बिजनेस स्टार्ट कर देगा, ठीक है, अपना बिजनेस स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उसे जो है ना इस एम्प्लॉयर के कंपेटिटिव एडवांटेज के पीछे जो राज था उसे पता चल गया, वो अपना जाके कारोबार शुरू कर देगा। ये जो है ये एग्रीमेंट होगा कि ये वो दो काम नहीं करेगा, ना अपना जाके बिजनेस स्टार्ट कर देगा, compete करना शुरू कर देगा, ना वो इसके सीक्रेट को किसी और को बताएगा। तो इस एग्रीमेंट के तहत ये अगर एग्रीमेंट करता है तो इसके बदले उसे कुछ पैसे दिए जाएंगे, ठीक है ना, थोड़ा लालची बनाने के लिए। वो जो उसे पैसे मिल रहे होंगे वो भी इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड हो जाएंगे। एनी अमाउंट रिसीव अगेंस्ट रिस्ट्रिक्टिव कोविनेंट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये लास्ट पॉइंट है लीव इनकैशमेंट। लीव इनकैशमेंट ये होती है कि मिसाल के तौर पे अगर किसी पर्सन को अलाउ किया जाता है कि वो छुट्टियां कर सकता है, लेकिन अगर वो छुट्टी ना करे, छुट्टी नहीं करता, तो फिर जो छुट्टियां उसने नहीं की तो उन छुट्टियों के उन्हें पैसे दिए जाते हैं, तो इसको कहते हैं लीव इनकैशमेंट, ठीक है ना। अगर लीव इनकैशमेंट, ये पहला ये दूसरा पॉइंट पढ़े, लीव इनकैशमेंट ड्यूरिंग सर्विस, अगर लीव इनकैशमेंट करवा रहा है मतलब जो छुट्टियां उसने नहीं की उसके वो पैसे वसूल कर रहा है ड्यूरिंग सर्विस, अभी रिटायर नहीं हुआ, ड्यूरिंग सर्विस, एंड इट शैल बी टैक्सेबल फॉर बोथ गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट एम्प्लॉय, चाहे वो गवर्नमेंट मुलाजिम है या प्राइवेट मुलाजिम है, वो जो अमाउंट लीव इनकैशमेंट की होगी वो टैक्सेबल होगी, ठीक है ना, उस पर टैक्स लगेगा। लेकिन अगर वो यही लीव इनकैशमेंट करवा रहा है रिटायरमेंट के वक्त,
जब वो रिटायर होने लग रहा है तो तब अगर वो गवर्नमेंट का मुलाजिम है तो तब ये जो अमाउंट वो रिसीव करेगा लीव इनकैशमेंट की वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी का, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय है तो तब वो टैक्सेबल है। लीव इनकैशमेंट पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, मैंने बता दिया, जो छुट्टियां उसने नहीं की उसके बदले वो अब पैसे वसूल कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर वो गवर्नमेंट मुलाजिम है या प्राइवेट है और सर्विस के दौरान वसूल करता है, ठीक है, रिटायर के वक्त नहीं, रिटायरमेंट के वक्त नहीं, सर्विस के दौरान, तो तब टैक्सेबल है, चाहे गवर्नमेंट मुलाजिम है या प्राइवेट। लेकिन अगर वो रिटायरमेंट के वक्त वसूल करता है और वो गवर्नमेंट मुलाजिम है तो फिर वो अमाउंट टैक्सेबल नहीं है, एग्जेम्प्ट है। लेकिन प्राइवेट मुलाजिम है तो फिर वो अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी। अच्छा, अब कुछ चीज़ों पे एग्जेम्पशन है तो ये आप पढ़ लीजिएगा। चलो ये एक छोटा सा पॉइंट है, मैं आपको बता ही देता हूँ, थोड़े से एमसीक्यू है। अच्छा, अलाउंस अटैच टू एनी ऑनर अवार्डेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट है उसने कोई अवार्ड दिया और उसके साथ कोई अलाउंस अटैच है तो वो एग्जेम्प्ट होता है टैक्स। अलाउंस अटैच टू एनी अवार्ड, अवार्डेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कोई अवार्ड दिया गया है या कोई ऑनर दिया गया है, ठीक है ना, दोनों सूरतों में ऑनर दिया गया या कोई अवार्ड दिया गया और उसके साथ कोई अलाउंस अटैच है, ठीक है ना, तो वो जो अलाउंस रिसीव हो रहे होंगे वो एग्जेम्प्ट होते हैं, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे है अलाउंस अटैच टू एनी मेडल अवार्डेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने कोई मेडल दिया, मेडल के साथ कोई अलाउंस अटैच थे तो जो अलाउंस है वो एग्जेम्प्ट होते हैं। एनी मॉनिटरी अवार्ड ग्रांटेड बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोई मॉनिटरी अवार्ड दिया, कोई पैसे दिए तो वो भी एग्जेम्प्ट होते हैं। अच्छा, इसके अलावा स्कॉलरशिप ग्रांटेड टू अ पर्सन टू मीट द एजुकेशनल कॉस्ट, ठीक है ना, यानी स्कॉलरशिप ग्रांट की गई है किसी भी पर्सन को, जो स्कॉलरशिप्स की अमाउंट मिलती हैं वो भी एग्जेम्प्ट होती है, ठीक है ना, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होती है। और आगे स्पोर्ट पेमेंट रिसीव्ड बाय अ स्पाउस टू लिव अपार्ट, ठीक है ना, कि स्पाउस की तरफ से यानी खामद की तरफ से बीवी को अगर कोई पैसे दिए जा रहे हैं, अगर उनकी लड़ाई होगी और वो अलग रह रहे हैं, ठीक है ना, तो अगर खामद की तरफ से बीवी को पैसे दिए जा रहे हैं तो वो जो बीवी के लिए पैसे होंगे वो भी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होते हैं। अच्छा, अब ये है कि पेंशन जो है, पेंशन के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि पेंशन इज़ एग्जेम्प्ट अंडर, ये आपने याद रखना है, क्लास 12 द पार्ट 1 ऑफ सेकंड स्केड्यूल। तो ये हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी ख़त्म हुआ, सिर्फ इसमें प्रोविडेंट फंड बच गया है, वो कल शाम को इंशाल्लाह मैं लाइव सेशन में उसे एक्सप्लेन करूँगा आपको। अब इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा इनकम फ्रॉम, ये मेरे ख्याल में ख़त्म हो गई है फाइल, इसके साथ मज़ीद मैं और पिक्चर्स को ऐड करके आपको भेजता हूँ। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को पढ़ना शुरू करते हैं, वो आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। जो सबसे हेड्स में सबसे मुश्किल पार्ट है इनकम फ्रॉम सैलरी, वो हमने कंप्लीट कर ली। इसमें जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो आपने याद करने हैं और उनका याद करना भी आसान है, इतने मुश्किल पॉइंट्स नहीं हैं। सेल टैक्स में बहुत ज़्यादा ऐसे पॉइंट हैं जो आपको याद करने पड़ते हैं।